जुड़ जाता है, OH समूह हट जाता है, इस अभिक्रिया से बना हुआ उत्पाद एनिलीन कहलाता है। इस अभिक्रिया के अंदर अमोनियम सल्फाइड जो रहता है, अमोनियम सल्फाइड के साथ में इसको गर्म करते हैं, अमोनियम सल्फाइड नाम है इसका, इसके साथ इसको गर्म करते हैं तो सल्फाइड है ये, तो इसके साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पर OH जो समूह रहता है NH2 समूह में बदल जाता है, जिसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। इस अभिक्रिया को बुकरर अभिक्रिया या बुचरर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर ये जिंक के साथ अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का बहुत इंपोर्टेंस होता है, क्योंकि जब हम अभिकारकों को परिवर्तित करने वाली बात करते हैं तब इस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग करते हैं कि फिनोल जो रहता है उससे बेंजीन बनाना, सीधा फिनोल से बेंजीन बनाना, एक तरह से अपचयन है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। इसलिए जिंक डस्ट के साथ में जब फिनोल को गर्म करते हैं, जिंक डस्ट के साथ में जब इसको आसवन किया जाता है तो ये बेंजीन अपने को मिलेगी और जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली फिनोल को अपचयित करने के लिए, बेंजीन के अंदर बनाने के लिए इस अभिक्रिया का महत्व रहता है जिंक के साथ अभिक्रिया से। विलियमसन इथरीकरण, इथर संश्लेषण जो है वो अभिक्रिया ये भी प्रदर्शित करता है। फिनोल की जब हम किसी क्षार के साथ में क्रिया करते हैं तो वह सोडियम फिनोलेट बना देता है, ये सोडियम फिनोलेट, ये सोडियम फिनोलेट रहता है। इस सोडियम फिनोलेट के साथ में RH एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्किल हैलाइड का RH टूट जाता है, Na के साथ में Cl या हैलाइड निकल जाता है और R इसके साथ में जुड़ जाता है और एक प्रकार से ईथर का फॉर्मेशन करता है। एनिसोल पढ़ते हैं यहाँ पर, अगर CH3 हो जाता है तो ईथर का फॉर्मेशन करता है, तो ईथर जो बनता है इस क्रिया को हम लोग ईथरीकरण, विलियमसन संश्लेषण या ईथरीकरण भी कहते हैं। तो यह अभिक्रिया भी नाम से पूछी जा सकती है या एग्जाम्पल से पूछी जा सकती है। एस्टरीकरण, यह अभिक्रिया हम लोग अल्कोहल के अंदर भी पढ़ चुके थे। एक बार हम लोग अल्कोहल के अंदर उन्होंने कहा था कि अल्कोहल जो रहता है RC, ये जो रहता है ये COOH अम्ल के साथ में क्रिया करता है और अम्ल के साथ में इसकी क्रिया होने पर यहाँ से OH निकलता है अम्ल का और इसका R निकलता है। और अम्ल का अगर इसको हम लोग पहले ही लिख रहे हैं RCO एंड OR, मतलब एक तरह से एस्टर समूह का निर्माण करता है, जिसको हम लोग एस्टरीकरण करते हैं। एक अभिक्रिया H2SO की प्रेजेंस में होती है। तो वही अभिक्रिया यहाँ पर फिनोल भी प्रदर्शित करते हैं। अम्ल का क्लोराइड हमने लिया है यहाँ पर, अम्ल का क्लोराइड, एथेनोइक अम्ल की जगह पर एसिटिल क्लोराइड जिसको हम लोग कहते हैं अम्ल का क्लोराइड, उसको लिया, उसके साथ अभिक्रिया कराई तो HCl बाहर की ओर निकल जाएगा और इधर की साइड पर CH3CO के साथ में ये फिनिल समूह प्रतिस्थापी के तौर पर जुड़ जाएगा। CH3CO अपनों ने इसको यूं लिखा, CH3CO एंड O के साथ में यहाँ पर एक कार्बन अटैच होगा इसका, तो ये कार्बन इसके साथ में अटैच हुआ और इसका नाम होता है फेनिल एथेनोएट। एस्टर है ये, एसिटेट भी पढ़ सकते हैं जनरल लैंग्वेज में। फेनिल प्रतिस्थापी है, तो फेनिल प्रतिस्थापी हो गया और ये टोटल जो है वह एसिटिक एसिड का पार्ट है, तो हम लोग इसको एथेनोएट पढ़ते हैं। तो ये एस्टरीकरण की अभिक्रिया होती है। अब इसी एस्टरीकरण में एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है, वो आती है सोडरमार्मल अभिक्रिया। अगर हमने इसके अंदर CH3 लिया था तो एसिटिल क्लोराइड कह रहे थे इसको हम लोग, एसिटिल क्लोराइड अम्ल क्लोराइड जो रहता है उस अम्ल क्लोराइड के नामकरण का तरीका होता है कि ऑयल क्लोराइड के रूप में इसका नामकरण किया जाता है जनरल IUPAC सिस्टम में। तो इसके अंदर कार्बन 2 है तो इसको बोला जाता है एथेनोइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड के रूप में इसका नामकरण करते थे, एथेनोइल क्लोराइड इसका नाम होता है। अगर उसकी जगह पर अपनों ने CH3 की जगह पर बेंजीन की वलय लगा दी यहाँ पर, तो बेंजीन की वलय के साथ में जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं COCl, बेंजोइल क्लोराइड इसको पढ़ते हैं हम लोग, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड के साथ में जब हम अभिक्रिया करवाते हैं फिनोल की, तो फिनोल की अभिक्रिया उसी तरह से होती है, इसका H निकलता है, इसका Cl निकलकर दोनों जुड़ते हैं बेंजीन के साथ में CO और ऑक्सीजन के साथ में ये लगता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं फेनिल बेंजोइक। ये बेंजोइक अम्ल का प्रतिस्थापी, अगर हम लोग इसको यहाँ से लेकर जाते हैं, देखिए ये बेंजोइक अम्ल हो जाता है, उसका फेनिल प्रतिस्थापी हो गया, तो हमने नाम लिखा इसका फेनिल बेंजोएट, एस्टर बन चुका है। इसका बनने वाली जो अभिक्रिया होती है इसको हम लोग सोडरमार्मल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो सोडरमार्मल अभिक्रिया के नाम से भी इस अभिक्रिया को पूछा जा सकता है। ये फिनोल की कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आगे की ओर। फिनोल की बेंजीन वलय के साथ होने वाली रिएक्शन या बेंजीन वलय के कारण होने वाली रिएक्शन, तो बेंजीन वलय के ऊपर जो रिएक्शन होती है वो कौन कौन सी है? मुख्य अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलोजनीकरण है, सल्फोनीकरण है, नाइट्रीकरण है, एक और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। तो इस तरह से
इन अभिक्रियाओं में बेंजीन वाले के साथ में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ने इसके ऊपर आकर जुड़ता है। अब यहाँ पर जब हम नाइट्रीकरण हेलोजनीकरण के अंदर देखते हैं कि ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया करवा रहे फिनोल की, तो जो फिनोल रहता है इसके साथ में ब्रोमीन, जली ब्रोमीन जब लेते हैं हम लोग, तो जली ब्रोमीन के साथ में ये स्पेशल टाइप की अभिक्रिया करता है कि ट्राइब्रोमो कंपाउंड बनाता है, ट्राइब्रोमो फिनोल का निर्माण कर देता है। इसका नाम होता है ट्राइब्रोमो फिनोल। तो ये ट्राइब्रोमो फिनोल का निर्माण करता है जब ये जलीय माध्यम होता है। कारण ये होता है जलीय माध्यम के अंदर इसका आयोनाइजेशन जो रहता है, इसका बना हुआ जो फिनोक्साइड जो आयन रहता है उसका स्ट्रेंथ तो ज्यादा हो जाता है, अम्लीय प्रकृति ज्यादा दर्शाता है ये जलीय माध्यम अगर हम लोग लेते हैं तो इसके साथ में ये बनाता है। लेकिन अगर हम लोग कार्बनिक विलायक लेते हैं तो कार्बनिक विलायकों के अंदर फिनोल जो रहता है ब्रोमीन के साथ में मोनोब्रोमो कंपाउंड बनाता है। उसको मोनोब्रोमो मतलब ऑर्थोब्रोमोफिनोल और ये पैराब्रोमोफिनोल का मिश्रण देता है। तो जब हम लोग कार्बनिक विलायक लेंगे तो इसका मोनोब्रोमो कंपाउंड बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है इसकी, ये दोनों कंडीशन के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है सल्फोनीकरण। जब हम सल्फोनीकरण करते हैं तो सामान्य तरह का सल्फोनीकरण की अभिक्रिया होती है। सल्फोनीकरण करने पर इसका SO3H समूह इसके ऊपर आकर जुड़ जाता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जिसको हम लोग कहते हैं, फिनोल के साथ में जुड़ता है तो फिनोल सल्फोनिक अम्ल इसको पढ़ते हैं। तो फिनोल सल्फोनिक अम्ल के ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूट ये प्रदर्शित करता है सल्फोनीकरण की अभिक्रिया में। नाइट्रीकरण, जब हम नाइट्रीकरण करते हैं तो दो तरह से इसके ऊपर नाइट्रेशन होता है। नाइट्रेशन की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट है विषय कि जब हम इसके ऊपर नाइट्रीकरण करते हैं तनु HNO3 के साथ में, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में, तो ये मोनोनाइट्रो कंपाउंड बना देता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण देता है। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण देता है जब तनु नाइट्रिक अम्ल बना के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। और जब हम इसकी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं TNP ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इसका नाम होता है। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल जिसको हम लोग पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये पिक्रिक अम्ल का निर्माण करता है। पिक्रिक अम्ल जब हम लोग इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में, तो ये ट्राइनाइट्रो बनाता है। जिस तरह से यहाँ ट्राइब्रोमो बन रहा था जलीय के साथ में, ये ट्राइनाइट्रोफिनोल बनाता है जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। तो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया, सल्फोनीकरण की अभिक्रिया और हेलोजनीकरण की अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं तब ऐसी चीजें पूछी जाती है कि इसके साथ में ओनली, अब इस क्वेश्चन को इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि इधर की साइड पे लिख दिया गया फिनोल और फिनोल के साथ में इधर की साइड लिख दिया गया ब्रोमीन और यहाँ पर लिखा CS2। अब CS2 बनने पर उत्पाद A एंड B का नाम लिखना होता है। A एंड B क्या होते हैं, ठीक है, तो अपने को ये बताने हैं। और अगर यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया, एक तो इस तरह से पूछ लिया, दूसरा इस तरह से इसको चेंज कर दिया गया और ये कई क्रियाकारक लिख दिए गए इधर की साइड पर, और यहाँ पर लिख दिया गया कि जलीय माध्यम लिख दिया अपने ब्रोमीन के साथ में जलीय लिख दिया, तो इधर की साइड पर एक कंपाउंड जो है उस कंपाउंड का और B कंपाउंड का नाम लिखिए। तो हम लोगों को ये देखना और ध्यान लगाना पड़ता है कि आखिर में यहाँ पर मीडिया किस तरह का है। यहाँ पर भी तनु और सांद्र लिख देने मात्र से ही उत्पाद बदल जाते हैं। तो इस तरह से इन अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया भी ये प्रदर्शित करता है। अगली इलेक्ट्रॉन से ही अभिक्रिया प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया जो बेंजीन वलय के कारण इसके अंदर होती है वो है फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया दो तरह की होती है। एक तो एल्किलीकरण मतलब होता है कि R समूह का जुड़ना, एल्किल समूह का जुड़ना। तो अगर एल्किल समूह जुड़ता है तो इसको हम लोग कहते हैं एल्किलीकरण। यहाँ पर बेंजीन के फिनोल के साथ में CH3Cl की अभिक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पर इसका Cl निकल जाता है और यहाँ से H निकलता है। तो H दो लेते हैं हम लोग, एक जगह से पैरा कंडीशन से निकलता है, दूसरे से ऑर्थो से निकलकर प्रतिस्थापी बनाता है, जिसको हम लोग ऑर्थो क्रिस्टोल पढ़ते हैं या फिर पैरा क्रिस्टोल पढ़ते हैं। और एसिटिलीकरण की अभिक्रिया जिसके अंदर CH3CO समूह जुड़ता है, एसिटाइल समूह जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिल समूह, ठीक है। एसिटिल समूह देने वाले कौन कौन से अभिकर्मक है ये जरूर ध्यान रखिए। कुछ बुक्स के अंदर CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड भी अभिक्रिया के लिए रह सकता है क्योंकि इसके अंदर भी एसिटाइल समूह, ठीक है। इसके अलावा एसिटाइल समूह CH3CO, CH3CO and O, एसिटिक एनहाइड्राइड जिसको कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं
और एक ये अभिकर्मक है सही एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। तो इसके अंदर भी एसिटाइल समूह है। तो एसिटाइल समूह के साथ में जब हम लोग एसिटिलीकरण इसकी करवाते हैं निट्रिल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में, तो इसका एसिटाइल समूह यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाता है। ऑर्थो एसिटिल फिनोल इसको पढ़ते हैं और इसको हम लोग पेरा एसिटिल फिनोल पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर दो अणु की अभिक्रिया करते हैं, एक अणु का ऑर्थो वाला और दूसरे अणु का दूसरा अणु होगा उसका जो है ये पेरा कंडीशन वाला हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट अभिक्रिया करता है। तो बेंजीन के ऊपर होने वाली ये सामान्य से सरल अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो फिनोल भी प्रदर्शित करता है और इनका भी बहुत महत्व होता है। फिनोल की विशिष्ट अभिक्रिया है जिनके अंदर एक प्रकार की अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया, जिसको कपलिंग अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं कि कपलिंग रिएक्शंस ये फिनोल प्रदर्शित करता है डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ में। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है ये, तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इसके साथ में रिएक्शन करता है फिनोल और ऑर्थो कंडीशन से उसका हाइड्रोजन निकलता है Cl के साथ में और N डबल बॉन्ड N के व्युत्पन्न बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक प्रकार का रंजक है, डाइज जिसको अपन कहते हैं, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, डाइज बनता है ये। तो ये विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया इसकी बेंजीन फिनोल प्रदर्शित करता है। फिनोल की एक और अभिक्रिया होती है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के अंदर COO समूह CO2 समूह का एडिशन इसके अंदर होता है। अगर हम इसको शॉर्ट में समझेंगे इस रिएक्शन में क्या होता है, तो यहाँ से H इसके साथ में बीच में CO2 आ जाएगा और COOH हो जाएगा। ये शॉर्ट में बताने का तरीका है कोल्बे अभिक्रिया का नाम याद रखने के लिए कि CO2 जुड़ता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में क्या होता है कि इसका फिनोल का सोडियम लवण लिया जाता है जिसको सोडियम फिनोलेट कहते हैं। सोडियम फिनोलेट को कम टेम्परेचर के ऊपर मतलब 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जब हम लोग CO2 से रिएक्ट करवाते हैं तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूट ज्यादा मात्रा में देता है, ऑर्थो प्रतिस्थापित देता है। COO यहाँ पर COO और यहाँ का Na जो रहता है वो इसके साथ में आकर जुड़ जाता है और COO Na हो जाता है, यहाँ का H इसके ऊपर जुड़ जाता है तो फिनोलिक पार्ट बना देता है। और जब हम इसको अम्लीय माध्यम के अंदर रिएक्ट करवाते हैं तो ये COOH बना देता है, यहाँ का H जो रहता है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सैलिसिल्डिहाइड बनता है। इस बने हुए पदार्थ का जो नाम है वो नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल है, जब COOH है तो अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया अगर ये टेम्परेचर हाई कर दी जाती है 300 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो अब ये यहाँ पर ऑर्थो की जगह पर पेरा वाला सब्स्टिट्यूट देता है, तो इसको हम लोग कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। कोल्बे अभिक्रिया को ये लिखने के लिए तरीका रहेगा कि फिनोल की सोडियम लवण की जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं जिसको हम लोग कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। घटमान अभिक्रिया इसकी एक विशिष्ट अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल होता है घटमान अभिक्रिया कि फिनोल के साथ में HCl जिंक क्लोराइड के साथ में जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस अभिक्रिया के दौरान अपने को सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है, CHO व्युत्पन्न प्राप्त होंगे। यहाँ से H ये CHO यहाँ पर इस तरह से जुड़ता है कि कार्बन का अटैचमेंट डायरेक्ट इस कार्बन से हो जाता है। CH एंड एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया जाता है CHO और यहाँ से नाइट्रोजन एक H और 2 H यहाँ से ले लेगा और यहाँ से बना देगा वो NH3। तो इस तरह से ये अपने को सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है और तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है, इस क्रिया को घटमान अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिनोल की अगली अभिक्रिया है रायमंड टीमन अभिक्रिया। फिनोल जो रहता है ये फिनोल क्लोरोफॉर्म के साथ में अभिक्रिया करता है क्षारीय माध्यम के अंदर और ऑर्थो और पेरा सब्स्टिट्यूट सैलिसिल्डिहाइड देता है प्रतिस्थापित तौर पर। तो ये जो रहता है ये मुख्य उत्पाद के रूप में इसके अंदर बनता है और बाकी बाय प्रोडक्ट के रूप में इसके अंदर उत्पाद बनते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रायमंड टीमन अभिक्रिया। रायमंड टीमन अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, वैसे एक तरह से CHO समूह बनता है और एक बार अगर हम लोग और करें क्लोरोफॉर्म की जगह पर अगर क्लोरीन CCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर COOH वो अपने मुख्य नाम अक्षर वाली जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर मैंने उसको बता रखा है। तो रायमंड टीमन अभिक्रिया जो है वो इस तरह से फिनोल प्रदर्शित करता है। एक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका संघनन अभिक्रिया है और बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ बेकिलाइट इसके अंदर बनता है। तो फिनोल जो रहता है फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अधिक मात्रा में फॉर्मेल्डिहाइड लेकर जब करवाई जाती है तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल। 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल है ये
ये कंपाउंड जो बनता है अम्लीय माध्यम के अंदर योगात्मक अभिक्रिया करता है, और जब उसका अंतराणुक संघनन करवाया जाता है तो अंतराणुक संघनन से अपने को एक बहुलक मिलता है जिसका नाम होता है बेकेलाइट। ये तिर्यक प्रकार का बहुलक होता है। तिर्यक मतलब ये होता है कि जब हम बहुलकों के अंदर देखते हैं तो बहुलकों की लंबी लंबी सीरीज के अंदर इसका अणु इसके साथ में ये एक श्रृंखला है, दूसरी श्रृंखला ये है, इस श्रृंखला का एक अणु इसके साथ में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है या किसी प्रकार से बंध बना लेता है, तो उस बंध से बंधे हुए यौगिक जो रहते हैं वो तिर्यक बहुलक कहलाते हैं। तो यहाँ पर तिर्यक बहुलक का एक उदाहरण होता है जिसको हम लोग बेकेलाइट कहते हैं। तो ये बेकेलाइट प्रकार का पदार्थ बनता है जो संघनन बहुलीकरण की अभिक्रिया से बनाता है, फिनोल बनाता है।